नियम 3, इसे आसान बनाएं। अब लेखक पूरी पुस्तक में सबसे व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। लोग प्रेरणा की कमी के कारण असफल नहीं होते। लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनकी आदतें बहुत अधिक प्रयास की मांग करती हैं। मस्तिष्क हमेशा सबसे सरल मार्ग का चयन करता है। यह कानून घर्षण को दूर करने के बारे में है। यदि पढ़ने के लिए किताब ढूंढना, डेस्क साफ करना और पूरी एकाग्रता के साथ बैठना आवश्यक हो, तो यह आदत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। लेकिन अगर किताब पहले से ही खुली हो, डेस्क पहले से ही साफ हो और वातावरण तैयार हो, तो यह आदत स्वाभाविक हो जाती है। वह सलाह देते हैं कि शुरुआत में आदतें जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी बनाएं। एक पैराग्राफ पढ़ें, एक पुशअप करें, एक वाक्य लिखिए, एक सिक्का बचाओ। इससे मानसिक बाधा कम हो जाती है। रोजाना दोहराए जाने वाले छोटे छोटे कार्य समय के साथ बड़े बदलाव लाते हैं। लेखक हमें यह समझाना चाहता है कि सफलता सादगी पर आधारित होती है, न कि तीव्रता पर। किसी आदत को शुरू करना जितना आसान होता है, उसके जारी रहने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। यहाँ वह चाहता है कि हम यह सीखें, आदतों को शुरू करना आसान बनाएं और उन्हें बनाए रखना अपने आप आसान हो जाएगा। नियम 4, इसे संतोषजनक बनाएं। अंतिम नियम वह भावनात्मक बंधन है जो आदतों को स्थायी रूप से स्थापित करता है। कोई आदत तभी बनी रहती है जब उसे करने के बाद मस्तिष्क को संतुष्टि मिलती है। इनाम के बिना मस्तिष्क की रुचि खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि मजबूत आदतें भी धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। लेखक बताते हैं कि अच्छी आदतों के अक्सर देर से ही लाभ मिलते हैं। एक बार पौष्टिक भोजन करने से आप तुरंत स्वस्थ महसूस नहीं करने लगते। एक बार पैसे बचाने से आप अमीर नहीं बन जाते। एक पृष्ठ पढ़ने से आप बुद्धिमान नहीं बन जाते, क्योंकि इनाम मिलने में देरी होती है, इसलिए प्रेरणा खत्म हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए लेखक तत्काल संतुष्टि के विचार को प्रस्तुत करता है। अपनी आदत को पूरा करने के तुरंत बाद खुद को एक छोटा सा इनाम दें। अपनी आदत ट्रैकर पर एक्स का निशान लगाएं। जीत का जश्न मनाइए। प्रगति को स्वीकार करें। उपलब्धि की अनुभूति करें। ये छोटे छोटे पुरस्कार मस्तिष्क को सक्रिय रखते हैं। यह आदत भावनात्मक रूप से संतोषजनक बन जाती है। आनंद पुनरावृत्ति को बढ़ावा देता है। यहाँ लेखक चाहता है कि हम यह सीखें। यदि कोई आदत संतोषजनक लगती है तो मस्तिष्क उसे दोहराता है। नियमों का उलटफेर, बुरी आदतों को तोड़ना। आदतें बनाने का तरीका बताने के बाद लेखक बुरी आदतों को तोड़ने का तरीका समझाते हैं। आप उनसे लड़ाई नहीं करते, आप नियमों को उलट देते हैं। संकेत को अदृश्य बना दें, उस क्रिया को अनाकर्षक बना दें, प्रक्रिया को कठिन बना दें, परिणाम को असंतोषजनक बनाएं। वह स्क्रीन टाइम कम करने का उदाहरण देते हैं। होम स्क्रीन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दें। दृश्य आकर्षण को कम करने के लिए फोन को ग्रेस्केल में बदल दें। काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रख दें। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जवाबदेही तय करें। यह आदत इसलिए टूट जाती है क्योंकि चारों नियम उलट जाते हैं। यहाँ लेखक चाहता है कि हम यह सीखें। किसी बुरी आदत को नष्ट करने के लिए उस संरचना को उलट दें जो उसे बांधे रखती है। भाग 6 का गहरा संदेश। इस भाग के अंत में लेखक एक सरल अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो पुस्तक के संपूर्ण दर्शन को समाहित करती है।
आदतें इस बात से संबंधित नहीं होती कि आप आज कौन हैं। आदतें इस बात से संबंधित होती हैं कि आप कल क्या बनने वाले हैं। और ये 4 नियम आपको वह व्यक्ति बनने में मदद करने वाले उपकरण हैं। इसे स्पष्ट कर दें, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाइए, इसे संतोषजनक बनाएं। यदि आप इन नियमों में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप व्यवहार में महारत हासिल कर लेते हैं। यदि आप व्यवहार में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप अपनी पहचान में महारत हासिल कर लेते हैं। यदि आप अपनी पहचान पर महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप अपने भाग्य पर महारत हासिल कर लेते हैं। यह वह ढांचा है जो ज्ञान को क्रिया में और क्रिया को परिवर्तन में परिवर्तित करता है। पहचान और व्यवहार को आकार देने में पर्यावरण की भूमिका इस भाग में लेखक हमारा ध्यान उस चीज की ओर आकर्षित करते हैं जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वे चाहते हैं कि हम यह समझें कि आदतों के पीछे मुख्य शक्ति इच्छा शक्ति नहीं है। अनुशासन भी मुख्य शक्ति नहीं है। मानव व्यवहार का वास्तविक निर्माता वातावरण है। हम जिन स्थानों में रहते हैं, हमारे आसपास के लोग, हमारे चारों ओर मौजूद संकेत, ये सब हमारी पसंद को प्रेरणा से कहीं अधिक प्रभावित करते हैं। लेखक एक सरल अवलोकन से शुरुआत करते हैं। मनुष्य अपने आसपास की चीजों से बहुत प्रभावित होते हैं। हम अपने आसपास की चीजों पर प्रतिक्रिया करते हैं। हम वही दोहराते हैं जो उपलब्ध लगता है। हम अपने आसपास की चीजों की नकल करते हैं। फिर भी बहुत से लोग अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन जगहों को नहीं बदलते जहां उनका जीवन वास्तव में घटित होता है। वह बताते हैं कि पर्यावरण केवल आदत की पृष्ठभूमि नहीं है। वातावरण आदतों का मूक निर्देशक होता है। यह बिना एक भी शब्द बोले व्यवहार को निर्देशित करता है। एक संदर्भ की शक्ति लेखक इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। एक व्यक्ति घर पर कम सोडा पी सकता है, लेकिन पार्टी में कहीं अधिक पी सकता है। एक छात्र पुस्तकालय में अच्छा काम कर सकता है, लेकिन बेडरूम में ध्यान केंद्रित करने में उसे परेशानी हो सकती है। एक बच्चा स्कूल में तो शांत व्यवहार कर सकता है, लेकिन घर पर बेचैन हो जाता है। व्यवहार में परिवर्तन व्यक्ति में परिवर्तन के कारण नहीं होता है, लेकिन क्योंकि संदर्भ बदल जाता है। लेखक चाहता है कि हम यह समझें कि आदतें संदर्भ से जुड़ी होती हैं। एक स्थान किसी व्यवहार से जुड़ जाता है। एक कमरा एक नियमित दिनचर्या से जुड़ जाता है। एक कुर्सी किसी भावना से जुड़ जाती है। एक डेस्क एक पैटर्न से जुड़ जाती है। आपका दिमाग सीखता है, इस जगह पर मैं यह काम करता हूँ। इसका मतलब है व्यवहार में बदलाव लाने का सबसे आसान तरीका। इसका उद्देश्य उस स्थान को बदलना है जहां से व्यवहार शुरू होता है। यहाँ लेखक चाहता है कि हम यह सीखें। हर वातावरण में अदृश्य निर्देश छिपे होते हैं। 2. पर्यावरण एक अदृश्य हाथ के रूप में कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में जागते हैं जो अव्यवस्थित, शोरगुल भरा और ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरा हुआ है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में जागते हैं जो साफ, शांत, व्यवस्थित और सुनियोजित है। प्रत्येक वातावरण में मन अलग अलग तरह से व्यवहार करता है। एक वातावरण आपको ध्यान भटकाने की ओर आकर्षित करता है, दूसरा आपको ध्यान केंद्रित करने की ओर खींचता है। लेखक इसे आपके
कार्यों का मार्गदर्शन करने वाले अदृश्य हाथ के रूप में वर्णित करता है। यह आपको बिना बल लगाए आगे धकेलता है। यह आपकी जानकारी के बिना ही आपको प्रभावित करता है। यह चुपचाप आपके दिनचर्या की लय को आकार देता है। लेखक चाहता है कि हम यह समझें। यदि आप वातावरण को सही ढंग से डिजाइन करते हैं, अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए आपको उतने अनुशासन की आवश्यकता नहीं होगी। 3. घर्षण कम करें। स्पष्टता बढ़ाए। दिमाग को आसान चीजें ही पसंद आती हैं। यह कठिनाइयों का प्रतिरोध करता है। यह किसी भी ऐसी चीज से बचता है जो देखने में भारी भरकम लगे। लेखक बताते हैं कि पर्यावरण किस प्रकार घर्षण को कम या ज्यादा कर सकता है। अगर आपके रनिंग शूज अलमारी में दबे पड़े हैं, घर्षण बढ़ जाता है। अगर वे दरवाजे के पास हैं, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं, घर्षण समाप्त हो जाता है। अगर आपका फोन बेडसाइड टेबल पर रखा है, घर्षण की जांच करने के लिए यह आवश्यक है कि वह कम हो। अगर यह किसी दूसरे कमरे में है, घर्षण बढ़ जाता है। लेखक चाहता है कि हम यह समझें कि इच्छा की तुलना में घर्षण व्यवहार को अधिक नियंत्रित करता है। अच्छी आदतों को सहजता से अपनाएं, बुरी आदतों को कठिन बना दें। यह पर्यावरणीय परिवर्तन स्वतः रूपांतरण उत्पन्न करता है। 4. एक स्थान, एक उद्देश्य। लेखक एक और सशक्त विचार प्रस्तुत करते हैं। आपके घर के हर कोने का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। जब आप उसी जगह पढ़ते हैं जहां आप फिल्में देखते हैं, मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है। जब आप उसी जगह काम करते हैं जहां आप आराम करते हैं, मस्तिष्क बेचैन हो जाता है। जब आप उसी जगह पर पढ़ाई करते हैं जहां आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, मस्तिष्क संकेतों को आपस में मिला देता है। लेखक एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जिसे घर से काम करते समय ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती थी। उनकी डेस्क ही उनका मनोरंजन केंद्र भी थी। ईमेल और वीडियो दोनों ही लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उत्पादकता की आदत की तुलना में ध्यान भटकाने की आदत अधिक प्रबल हो गई। जब उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र को अपने मनोरंजन क्षेत्र से अलग किया, उसकी एकाग्रता में स्वाभाविक रूप से सुधार हुआ। लेखक चाहता है कि हम यह समझें, कार्यविशिष्ट स्थान कार्यविशिष्ट आदतों को मजबूत करते हैं। 5. लोगों का प्रभाव। पर्यावरण केवल भौतिक ही नहीं है, पर्यावरण भी सामाजिक होता है। हमारे आसपास के लोग हमारी आदतों को हमारी सोच से कहीं अधिक गहराई से प्रभावित करते हैं। अगर आप पढ़ने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं, आप पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप व्यायाम करने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं, आप व्यायाम करना शुरू करते हैं। अगर आप शिकायत करने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं, आपका मन उनकी शिकायतों को दोहराने लगता है। मनुष्य की प्रवृत्ति अनुकरण करने की होती है। हम अपने आसपास के भावनात्मक माहौल की नकल करते हैं। हम अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। लेखक बताते हैं कि ऐसे समूह में शामिल होना जहां आप जिस व्यवहार की इच्छा रखते हैं वह सामान्य हो, बेहतर है। उस व्यवहार को अपनाने का यह सबसे तेज तरीका है। यदि आप विकास करना चाहते हैं, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो वैसा जीवन जीते हों जैसा आप जीना चाहते हैं। यहाँ लेखक चाहता है कि हम यह सीखें। हम अपने परिवेश से ऊपर नहीं उठ पाते, हम इससे प्रभावित होते हैं। 6.
इच्छा शक्ति से अधिक वातावरण महत्वपूर्ण है। लेखक अब आत्म सुधार के क्षेत्र में प्रचलित एक आम धारणा को चुनौती देता है। बहुत से लोग अनुशासन की कमी के लिए खुद को दोषी मानते हैं। उनका मानना है कि उनकी असफलताएं उनकी कमजोरी के कारण होती हैं। लेकिन लेखक का तर्क है कि अधिकांश विफलताएं खराब पर्यावरण डिजाइन के कारण होती हैं। एक व्यक्ति जो स्वस्थ भोजन करने का प्रयास करता है, फिर भी रसोई में जंक फूड रखता है, लड़ाई हार जाएंगे। एक व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है, फिर भी फोन को तकिए के बगल में ही रखता है, वे युद्ध हार जाएंगे। एक व्यक्ति जो अध्ययन करना चाहता है, फिर भी यह शोरगुल वाले कमरे में काम करता है, वे युद्ध हार जाएंगे। समस्या उनमें नहीं है, समस्या पर्यावरण है। यहाँ लेखक हमें यह समझाना चाहता है, एक सुव्यवस्थित वातावरण इच्छा शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। 7. परिवेश से उत्पन्न होने वाला स्व। लेखक इस भाग का समापन एक गहन मनोवैज्ञानिक सत्य के साथ करते हैं। आपका परिवेश आपकी पहचान को आकार देता है, क्योंकि आपका परिवेश आपके बार बार किए जाने वाले कार्यों को आकार देता है। आप जन्म से अनुशासित नहीं होते, किसी स्थान पर रहने से आप अनुशासित हो जाते हैं। जहां अनुशासन आलस्य से कहीं अधिक आसान है। आप जन्म से ही व्यवस्थित नहीं होते, किसी स्थान में रहने से आप व्यवस्थित हो जाते हैं। जहां संगठन स्वाभाविक लगता है, आप जन्म से ही केंद्रित स्वभाव के नहीं होते, किसी वातावरण में रहने से आप एकाग्रचित्त हो जाते हैं, जो आपके ध्यान की रक्षा करता है। आपकी पहचान आपके परिवेश का दर्पण है। यहाँ लेखक हमें यह समझाना चाहता है, अपना परिवेश बदलें और आपकी पहचान भी धीरे धीरे बदलने लगेगी। बुरी आदतों से बिना लड़े उन्हें कैसे छोड़े, इस भाग में लेखक एक ऐसे शक्तिशाली सत्य की ओर मुड़ता है जिसे बहुत से लोग कभी महसूस नहीं कर पाते हैं। किसी बुरी आदत को छोड़ना ताकत की लड़ाई नहीं है, यह एक योजनाबद्ध रणनीति है। आप किसी बुरी आदत का विरोध करके उसे हरा नहीं सकते, आप इसे बढ़ने देने वाली जड़ों को हटाकर ही इसे हरा सकते हैं। लेखक समझाते हैं कि हर बुरी आदत इसलिए बनी रहती है क्योंकि किसी न किसी समय इसने किसी समस्या का समाधान किया था। इसने आराम, रोमांच, राहत, सुकून या ध्यान भटकाने का काम किया था। इसने किसी भावनात्मक जरूरत को पूरा किया था। इसीलिए इसे खत्म करना इतना मुश्किल है। आप आदत से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उससे जुड़े इनाम से लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ने के बजाय लेखक हमें शांत और बुद्धिमानी से बुरी आदतों को खत्म करने का तरीका दिखाता है। 1. संकेत को अदृश्य बनाएं। लेखक हमें यह याद दिलाते हुए शुरुआत करते हैं कि हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। अगर संकेत गायब हो जाए तो आदत भी खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति अपना फोन बार बार देखने की आदत छोड़ना चाहता है, उसे इसके संकेतों को कम करना होगा। सूचनाएं बंद करो। काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रख दें। बातचीत के दौरान डू नॉट डिस्टर्ब मोड का इस्तेमाल करें। होम स्क्रीन से सोशल मीडिया को हटा दें। संकेतों के बिना लालसा उत्पन्न नहीं हो सकती। लालसा के बिना आदत अपनी शक्ति खो देती है। लेखक चाहता है कि हम यह समझें, आपको और अधिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता नहीं है, आपको कम ट्रिगर की आवश्यकता है। 2. इस आदत को अनाकर्षक बनाएं। बुरी आदतें आनंद से ही पनपती हैं।
वे इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि मस्तिष्क को उनसे मिलने वाले पुरस्कार से आनंद मिलता है। लेखक बताते हैं कि उन्हें तोड़ने के लिए आपको भावनात्मक अर्थ को बदलना होगा। इसके परिणामों पर प्रकाश डालें। लागत का खुलासा करें। इस आदत को भावनात्मक रूप से हल्का बनाने के बजाय भावनात्मक रूप से भारी बनाएं। धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करने वाला व्यक्ति खुद को स्वास्थ्य की हानि, सांस लेने में कठिनाई और दीर्घकालिक पीड़ा की याद दिला सकता है। जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना बंद करने की कोशिश कर रहा है, वह खोए हुए अवसरों, चिंता, तुलना और पछतावे पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब मन सुख के बजाय दुख को सुख से जोड़ने लगता है तो आदत कमजोर हो जाती है। लेखक चाहता है कि हम यह समझें, भावनाओं को बदलना कार्यों को बदलने से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। 3. घर्षण बढ़ाए हर आदत इस बात पर निर्भर करती है कि उसे निभाना कितना आसान है। यदि कोई बुरी आदत कठिन हो जाती है तो वह स्वाभाविक रूप से क्षीण होने लगती है। लेखक ने कई सरल उदाहरण दिए हैं। अगर आप कम टीवी देखना चाहते हैं, उपयोग के बाद डिवाइस को अनप्लग कर दें। रिमोट को दूसरे कमरे में रख दें। अपने ऐप्स से लॉग आउट करें। पहुंच को असुविधाजनक बना दें। अगर आप जंक फूड खाना बंद करना चाहते हैं, इसे घर में मत रखो। यदि यह आपके सामने नहीं है, इसका मनोवैज्ञानिक अस्तित्व नहीं है। यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग कम करना चाहते हैं, सहेजे गए कार्ड हटाएं। वन क्लिक खरीदारी को अक्षम करें। घर्षण से गति टूट जाती है। यहाँ लेखक चाहता है कि हम यह सीखें, जब रास्ता कठिन हो जाता है तो आदत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। 4. इनाम को असंतोषजनक बनाएं। हर बुरी आदत से तुरंत आनंद मिलता है, लेकिन दीर्घकालिक लागत छिपी हुई है। लेखक लागत को वर्तमान क्षण में लाने का सुझाव देता है। वह व्यक्ति जो मीठे पेय पदार्थों का सेवन बंद करना चाहता है, यदि कोई मित्र गलती करता है तो उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। एक व्यक्ति जो वर्कआउट छोड़ना बंद करना चाहता है, इससे जवाबदेही बढ़ाने के लिए सार्वजनिक प्रतिबद्धता स्थापित हो सकती है। एक व्यक्ति जो देर रात इंटरनेट स्क्रॉल करने की आदत को कम करना चाहता है, पासवर्ड प्रतिबंधों के साथ स्क्रीन टाइम सीमा निर्धारित की जा सकती है। बुरी आदत को तुरंत कष्टदायी बनाकर इनाम गायब हो जाता है, और इनाम न मिलने पर मस्तिष्क उस व्यवहार को दोहराना बंद कर देता है। यहाँ लेखक चाहता है कि हम यह सीखें, बुरी आदतें इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि वे संतुष्टि प्रदान करती हैं। संतुष्टि को हटा दें तो आदत कमजोर पड़ जाती है। 5. बुरी आदतों को छोड़ने में पहचान की भूमिका। लेखक हमें पहचान के विषय पर वापस ले जाता है। सभी व्यवहारों का मूल तत्व। एक बुरी आदत तब तक बनी रहती है जब तक आपकी पहचान का कोई हिस्सा उसे सुरक्षित रखता है। एक व्यक्ति जो कहता है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे तनाव से राहत पाने के लिए आराम की जरूरत होती है, भावनात्मक रूप से खाना जारी रहेगा। एक व्यक्ति जो कहता है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, ध्यान भटकने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। एक व्यक्ति जो कहता है, मुझे अपने फोन की लत है, इसे पाने के लिए प्रयास जारी रखेंगे, लेकिन पहचान को फिर से लिखा जा सकता है। लेखक एक ऐसी महिला का वर्णन करता है जिसने अपने नाखून चबाने की आदत को छोड़ने के लिए वर्षों तक प्रयास किए। उसने सजा, चेतावनी, दस्ताने और जवाबदेही जैसे तरीके आजमाए,
लेकिन किसी भी चीज से फायदा नहीं हुआ जब तक उसने अपनी पहचान नहीं बदल ली। उसने मन ही मन कहा, मैं अपने हाथों का ख्याल रखने वाला व्यक्ति हूँ। यह एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इससे अपराध बोध के बजाय गर्व की भावना उत्पन्न हुई। शर्म की जगह देखभाल, पहचान ने भावनात्मक कहानी को बदल दिया। यह आदत धीरे धीरे खत्म हो गई। लेखक चाहता है कि हम यह समझें, आप किसी बुरी आदत को उससे बाहर निकलकर ही छोड़ सकते हैं, इससे लड़कर नहीं। 6. आदत को हटाने के बजाय उसे बदलें। मनुष्य शून्य में नहीं रह सकता। किसी आदत को छोड़ने से एक खालीपन पैदा होता है। मस्तिष्क को उस खालीपन को भरने के लिए कुछ चाहिए होता है। लेखक बताते हैं कि किसी आदत को तोड़ने के लिए आपको इसे बदलना होगा। तनाव के कारण अधिक खाने की आदत को टहलने से बदलें। स्क्रॉल करने की जगह पढ़ना अपनाएं। धूम्रपान के ब्रेक की जगह सांस लेने के ब्रेक लें। काम टालने की आदत को छोटे और आसान कामों से बदलें। नई आदत का चुनाव पुरानी आदत के भावनात्मक कार्य से मेल खाना चाहिए। यदि पुरानी आदत से आराम मिलता था, नई आदत से आराम भी मिलना चाहिए। यदि पुरानी आदत से राहत मिलती थी, नई आदत से राहत भी मिलनी चाहिए। यहाँ लेखक चाहता है कि हम यह सीखें, बुरी आदत अपने आप दूर नहीं हो सकती, इसे किसी बेहतर चीज से बदलना होगा। 7. आदत के चक्र को उलटने में महारत हासिल करें। लेखक हर चीज को आदत के चक्र से जोड़ता है। बुरी आदत के 4 भाग होते हैं: संकेत, तीव्र इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। इसे तोड़ने के लिए आपको चक्र को बाधित करना होगा। क्यों को छुपाएं, लालसा को कम करें, प्रतिरोध बढ़ाएं, संतुष्टि को दूर करें। जब चारों कमजोर हो जाएं, यह आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेखक हमें यह समझाना चाहता है कि किसी आदत को तोड़ना कोई भावनात्मक युद्ध नहीं है, यह एक प्रणाली आधारित प्रक्रिया है, एक मनोवैज्ञानिक विघटन। उस आदत को एक साथ बांधे रखने वाले ढांचे का रणनीतिक विघटन। 8. अपने प्रति धैर्य रखें। लेखक इस भाग का समापन एक सौम्य सत्य के साथ करते हैं। बुरी आदतें बनने में सालों लग जाते हैं। वे यादों, भावनाओं और पहचान से जुड़े होते हैं। वे तुरंत गायब नहीं होंगे। प्रगति धीमी लग सकती है, यह अदृश्य सा महसूस हो सकता है, लेकिन हर छोटी जीत आजादी की ओर एक कदम है। एक दिन बिना उस बुरी आदत के गलती होने से पहले का एक क्षणिक जागरूकता, भावों में बदलाव, एक नया विश्वास पनप रहा है। परिवर्तन कोई विस्फोट नहीं है, यह एक परिवर्तन का दौर है। लेखक चाहता है कि हम यह समझें, बुरी आदतों को छोड़ना पूर्णता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह जागरूक होने के बारे में है। यह एक समय में एक पल के लिए अलग तरह से चुनाव करने के बारे में है। प्रेरणा के बारे में सच्चाई और अनुशासन क्यों पर्याप्त नहीं है। इस भाग में लेखक आत्मसुधार से जुड़े सबसे बड़े मिथकों में से एक का खंडन करते हैं, यह धारणा कि प्रेरणा ही सफलता का मूल कारण है। कई लोग प्रेरणा के बढ़ने का इंतजार करते हैं, इस उम्मीद में कि इससे उन्हें शुरुआत करने की ऊर्जा मिलेगी। वहीं कुछ लोग प्रेरणा के कमजोर पड़ने पर खुद को दोषी ठहराते हैं, यह मानते हुए कि उनमें अनुशासन या इच्छा शक्ति की कमी है। लेकिन लेखक समझाते हैं कि प्रेरणा भरोसेमंद नहीं होती,
यह मौसम की तरह घटती बढ़ती रहती है। यह अस्थायी, भावनात्मक, अस्थिर और अप्रत्याशित होती है। वास्तविक परिवर्तन इतनी अस्थिर चीज पर निर्भर नहीं हो सकता। लेखक बताते हैं कि प्रेरणा परिवर्तन का प्रेरक कारक नहीं है, प्रेरणा ही चिंगारी है। यह आपको शुरुआत करने में मदद करता है, लेकिन यह आपको निरंतरता बनाए रखने में मदद नहीं कर सकता। वह हमें एक गहन समझ की ओर आमंत्रित करता है। सफलता प्रबल प्रेरणा से नहीं मिलती, सफलता मजबूत प्रणालियों से ही मिलती है। एक प्रेरणा की लहर। लेखक प्रेरणा को एक लहर के रूप में वर्णित करता है। कभी कभी यह बढ़ जाता है, कभी कभी यह ढह जाता है। जब मन में भरपूर प्रेरणा होती है तो सब कुछ संभव लगता है। तुम घर की सफाई करो, आप पूरी तीव्रता के साथ व्यायाम करते हैं, आप लगन से काम करते हैं। लेकिन जब प्रेरणा का स्तर कम होता है तो हर काम बोझिल लगता है। आपका मन प्रयास का विरोध करता है, आपके शरीर की गति धीमी हो जाती है, आपकी रुचि कम हो जाती है। लेखक चाहता है कि हम यह समझें कि यदि आदतें प्रेरणा पर निर्भर करती हैं, तो लहर के शांत होते ही वे विफल हो जाएंगी। 2. मस्तिष्क की सुविधा के प्रति रुचि। लेखक एक मनोवैज्ञानिक सत्य का खुलासा करते हैं। मस्तिष्क को सुविधापूर्ण चीजें पसंद आती हैं, महत्वपूर्ण चीजें नहीं। जब दो विकल्प मौजूद हों, दिमाग आसान विकल्प चुनता है। यदि स्वस्थ भोजन के लिए तैयारी की आवश्यकता होती है, लेकिन जंक फूड तुरंत उपलब्ध होता है, दिमाग बेकार की चीजों को चुनता है। यदि पढ़ने में प्रयास लगता है, लेकिन स्क्रॉल करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है, मस्तिष्क स्क्रॉलिंग को चुनता है। यदि काम करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, लेकिन मनोरंजन बस एक क्लिक दूर है, मस्तिष्क मनोरंजन का चुनाव करता है। सुविधा के सामने प्रेरणा ध्वस्त हो जाती है। लेखक हमें यह समझाना चाहता है कि असली दुश्मन आलस्य नहीं है, यह घर्षण है। 3. प्रेरणा की आवश्यकता को कम करें। इसके बाद लेखक यह समझाते हैं कि उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले लोग दूसरों की तुलना में अधिक प्रेरित नहीं होते हैं। वे अपने वातावरण को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि अच्छी आदतों के लिए कम प्रयास की आवश्यकता हो और बुरी आदतों के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। प्रेरणा तब अनावश्यक हो जाती है जब अच्छी आदतें बनाना आसान है, बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल होता है। यह वातावरण आपके लक्ष्यों का समर्थन करता है। यह प्रणाली घर्षण को कम करती है। जो व्यक्ति अपने बिस्तर के पास किताब रखता है, वह बिना किसी प्रेरणा के पढ़ता है। जो व्यक्ति अपना फोन दूसरे कमरे में रखता है, वह स्वाभाविक रूप से ध्यान भटकने से बचता है। जो व्यक्ति व्यायाम करने से एक रात पहले ही वर्कआउट के कपड़े तैयार कर लेता है, वह स्वाभाविक रूप से व्यायाम करता है। वातावरण वह कार्य करता है जो प्रेरणा नहीं कर सकती। 4. 2 मिनट के नियम की शक्ति। लेखक एक ऐसी रणनीति प्रस्तुत करता है जो सब कुछ बदल देती है। 2 मिनट का नियम। आप जो भी आदत विकसित करना चाहते हैं, उसे 2 मिनट में पूरा कर लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि 2 मिनट आपके जीवन को बदल देंगे, लेकिन क्योंकि इससे शुरुआत करने में आने वाली बाधाएं कम हो जाती हैं। एक पृष्ठ पढ़े, एक वाक्य लिखिए, 2 मिनट तक ध्यान करें, 2 मिनट तक चलें, एक शेल्फ साफ करें, 2 मिनट तक पढ़ाई करें। ये छोटे छोटे कदम
प्रतिरोध को दरकिनार कर देते हैं। एक बार शुरू हो जाने पर आदत स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती है, क्योंकि मस्तिष्क शुरू होने का विरोध करता है, जारी नहीं रहेगा। लेखक हमें यह समझाना चाहता है कि शुरुआत ही युद्ध क्षेत्र है। अगर आप शुरुआत में ही सफल हो जाते हैं तो आप आदत बना लेते हैं। 5. प्रेरणा से अधिक अनुष्ठान। लेखक एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पेशेवर एथलीट प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते, वे अनुष्ठानों पर निर्भर रहते हैं। एक धावक अपने जूते के फीते बांध रहा है, एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र को साफ कर रहा है, एक लेखक प्रतिदिन एक ही समय पर दस्तावेज खोलता है। यह अनुष्ठान मस्तिष्क को संकेत देता है। अब हम शुरू करते हैं। अनुष्ठान भावनाओं को दरकिनार कर देते हैं, वे मनोदशा को दरकिनार कर देते हैं, वे झिझक को दरकिनार कर देते हैं। लेखक चाहता है कि हम यह समझें कि अनुष्ठान स्वचालित व्यवहार को जन्म देता है, जबकि प्रेरणा से असंगत व्यवहार उत्पन्न होता है। 6. अनुशासन को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है, लेकिन लेखक इस धारणा को चुनौती देता है। अनुशासन महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एक अस्थायी उपाय है। अनुशासन आपको कठिन क्षणों से उबरने में मदद करता है। सिस्टम आपको मुश्किल पलों से बचने में मदद करते हैं। अनुशासित व्यक्ति वह नहीं होता जो प्रलोभनों का विरोध करता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो इससे बचता है। अनुशासित व्यक्ति वह नहीं होता जो खुद को काम करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसी जगह डिजाइन करता है जहां काम करना आसान हो। लेखक हमें यह समझाना चाहता है कि शुद्ध अनुशासन नाजुक होता है। यह तनाव, थकान और भावनाओं के कारण टूट जाता है। प्रणालियां अधिक मजबूत हैं, पर्यावरण अधिक मजबूत है, पहचान अधिक मजबूत है। 7. ऊर्जा चक्रों की भूमिका। लेखक बताते हैं कि प्रेरणा ऊर्जा चक्रों से जुड़ी होती है। आप दिन के हर घंटे एक समान प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ घंटे बेहद ऊर्जावान होते हैं, कुछ घंटे कम ऊर्जा वाले होते हैं। असंगतता के लिए खुद को आंकने के बजाय अपनी स्वाभाविक लय को समझें। ऊर्जा के उच्च स्तर वाले समय के दौरान महत्वपूर्ण आदतों पर काम करें। कम ऊर्जा वाले क्षणों को सरल कार्यों के लिए बचाकर रखें। ऊर्जा बढ़ने पर प्रेरणा भी बढ़ती है। ऊर्जा कम होने पर प्रेरणा भी कम हो जाती है। लेखक चाहता है कि हम यह समझें, आपको और अधिक प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, आपको आत्म जागरूकता की आवश्यकता है। 8. भावना और गति। जब प्रगति दिखाई देती है तो प्रेरणा बढ़ती है। प्रगति तभी होती है जब आदतें इतनी छोटी हों कि उन्हें अक्सर पूरा किया जा सके। हर छोटी जीत से गति मिलती है। हर थोड़ी सी गति इच्छा को जन्म देती है। इच्छा का हर अंश व्यवहार को मजबूत करता है। सफलता स्वतः ही सुदृढ़ हो जाती है। लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन पढ़ता है, पढ़ने से मिलने वाली स्पष्टता की लालसा होने लगती है। एक व्यक्ति जो प्रतिदिन व्यायाम करता है, उसे व्यायाम से मिलने वाली ऊर्जा की लालसा होने लगती है। एक व्यक्ति जो प्रतिदिन काम करता है, प्रगति से मिलने वाली संतुष्टि की लालसा होने लगती है। आदत ही प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। 9.
एक ऐसी प्रणाली बनाएं जो आपको स्वचालित रूप से प्रेरित करे। लेखक इस भाग का समापन यह दर्शाते हुए करते हैं कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग किस प्रकार निरंतरता बनाए रखते हैं। वे ऐसी प्रणालियां बनाते हैं जो स्वचालित प्रेरणा उत्पन्न करती हैं। एक साफ सुथरा डेस्क काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक शांत कमरा एकाग्रता को बढ़ावा देता है। जिम के कपड़े दिखाई देने से व्यायाम करने की प्रेरणा मिलती है। किताबों से भरी अलमारी पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तैयार भोजन स्वस्थ खानपान को बढ़ावा देता है। सिस्टम ही आमंत्रण भेजता है। प्रोत्साहन देने का काम प्रणाली का ही है। यह प्रणाली ही प्रेरणा प्रदान करती है। यहाँ लेखक हमें यह समझाना चाहता है, प्रेरित रहने का सबसे आसान तरीका इसका उद्देश्य प्रेरणा की आवश्यकता को समाप्त करना है। भाग 9 का गहरा सत्य। इस भाग के अंत में लेखक हमें एक ऐसी वास्तविकता से अवगत कराता है जो किसी भी जीवन को बदल सकती है। आपको और अधिक प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बेहतर प्रणाली की आवश्यकता है। आपको और अधिक अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। आपको कम बाधाओं की आवश्यकता है। आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बेहतर डिजाइन बनाने की जरूरत है। जब व्यवस्था मजबूत होती है, प्रेरणा एक बोनस बन जाती है, यह अनिवार्य नहीं है। यही वह सत्य है जो लोगों को अपराध बोध से मुक्त करता है, आत्मदोष से और शुरू करने और असफल होने के अंतिम चक्र से मुक्ति। यही वह सच्चाई है जो अंततः बदलाव को टिकाऊ बनाती है। सफलता दिलाने वाली प्रणालियां और क्यों केवल लक्ष्य ही पर्याप्त नहीं है। इस भाग में लेखक एक ऐसे सत्य का खुलासा करता है जो सफलता के बारे में हमें सिखाई जाने वाली लगभग हर बात के विपरीत है। अधिकांश लोगों का मानना है कि लक्ष्य ही उपलब्धि की नींव होते हैं। उन्होंने बड़े लक्ष्य निर्धारित किए, वे अपने सपनों को लिख लेते हैं। वे उन लक्ष्यों की लंबी सूचियां बनाते हैं जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि लक्ष्य प्रगति नहीं लाते, सिस्टम ऐसा करते हैं। लक्ष्य एक मंजिल है, एक व्यवस्था ही मार्ग है। लक्ष्य आपकी इच्छा होती है, एक व्यवस्था ही आपकी दैनिक वास्तविकता है। लेखक हमें यह समझाना चाहता है कि लोग अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। लोग अपनी व्यवस्था के स्तर तक गिर जाते हैं। एक लक्ष्य दिशा प्रदान करते हैं, प्रणालियां प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। लेखक एक सरल अवलोकन से शुरुआत करते हैं। हर सफल व्यक्ति के कुछ लक्ष्य होते हैं, लेकिन हर सफल व्यक्ति उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। परिवर्तन लाने वालों और यथास्थिति बनाए रखने वालों में क्या अंतर है? यह महत्वाकांक्षा नहीं है, यह वास्तुकला है। लक्ष्य स्पष्टता प्रदान करते हैं, प्रणालियां गति प्रदान करती हैं। लेखक एक धावक का उदाहरण देता है। लक्ष्य मैराथन पूरा करना हो सकता है, लेकिन यह प्रणाली दैनिक प्रशिक्षण दिनचर्या पर आधारित है। नींद का समय, पोषण योजना, ठीक होने की आदतें। इस व्यवस्था के बिना लक्ष्य एक सपना ही रह जाता है। लेखक हमें यह समझाना चाहता है कि मंजिल से ज्यादा रास्ता मायने रखता है। 2. लक्ष्य क्षणिक होते हैं, प्रणालियां सतत होती हैं। लक्ष्य एक ही बार प्राप्त होता है। एक सिस्टम का उपयोग हमेशा के लिए किया जाता है। एक छात्र परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है,
लेकिन एक बार परीक्षा समाप्त हो जाने पर लक्ष्य गायब हो जाता है। अध्ययन प्रणाली के बिना सुधार धीरे धीरे कम हो जाता है। कोई व्यक्ति वजन कम करने का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, लेकिन स्वस्थ आदतों की प्रणाली के बिना पुराने तौर तरीके लौट आते हैं। कोई व्यवसाय राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, लेकिन मार्केटिंग, बिक्री और वितरण की प्रणाली के बिना विकास दर ठप हो जाती है। लक्ष्य क्षणिक होते हैं, प्रणालियां दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करती हैं। लेखक हमें यह समझाना चाहता है कि एक बार जीतना आसान होता है, बार बार जीतने के लिए व्यवस्थित प्रणालियों की आवश्यकता होती है। 3. लक्ष्य खुशी को सीमित करते हैं। लेखक लक्ष्य उन्मुख सोच की एक छिपी हुई खामी को उजागर करता है। जब लोग खुशी को भविष्य के लक्ष्य से जोड़ते हैं, वे अपनी संतुष्टि को स्थगित कर देते हैं। जब मैं इसे हासिल कर लूंगा तो मुझे खुशी होगी। जब मैं उस स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो मुझे गर्व होगा। जब मुझे यह परिणाम मिलेगा तब मैं खुद को सफल महसूस करूंगा। खुशी सशर्त हो जाती है, शांति में देरी हो जाती है, संतुष्टि दूर होती जा रही है। लेखक का तर्क है कि प्रणालियां वर्तमान में खुशी लाती हैं। जब आप सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दैनिक आदत, छोटी सी जीत, यह छोटी सी प्रगति आपको हर दिन संतुष्टि का अनुभव होता है। सिर्फ फिनिश लाइन पर ही नहीं। यह लेखक हमें यह दिखाना चाहता है, लक्ष्य खुशी में देरी करते हैं, सिस्टम इसे प्रतिदिन वितरित करते हैं। 4. लक्ष्य प्रगति को सीमित कर सकते हैं। लेखक एक अन्य मनोवैज्ञानिक सीमा की व्याख्या करते हैं। एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाने पर लोग अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। मैराथन दौड़ने का प्रशिक्षण लेने वाला व्यक्ति इसे पूरा करने के बाद दौड़ना बंद कर सकता है। वजन कम करने के लिए प्रयासरत व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचने के बाद स्वास्थ्य पर ध्यान देना बंद कर सकता है। जो छात्र परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करता है, वह परीक्षा के बाद सीखना बंद कर सकता है। यह लक्ष्य आधारित पहचान की समस्या है। लक्ष्य पूरा हो जाने पर प्रेरणा भी समाप्त हो जाती है, लेकिन सफलता के बाद भी व्यवस्थाएं जीवन को गतिमान रखती हैं। लेखक चाहता है कि हम यह समझें, लक्ष्य पूरे होने पर भी सिस्टम प्रगति को बरकरार रखता है। 5. प्रणालियां सफलता की संभावनाओं को बढ़ाती हैं। लेखक प्रणालियों के व्यावहारिक लाभों का वर्णन करता है। प्रणालियां दोहराने योग्य हैं, सिस्टम स्वचालित हैं, प्रणालियां भावनाओं पर निर्भर नहीं करती, प्रेरणा कम होने पर व्यवस्थाएं ध्वस्त नहीं होती। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई प्रणाली व्यवहार को नियमित प्रक्रिया में बदल देती है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। इससे तनाव कम होता है। यह घर्षण को कम करता है। एक लेखक जो प्रतिदिन 200 शब्द लिखता है, जो व्यक्ति केवल प्रेरणा मिलने पर ही लिखता है, उसकी तुलना में वह व्यक्ति पुस्तक को तेजी से पूरा कर लेगा। एक एथलीट जो एक सरल दैनिक दिनचर्या का पालन करता है, जो व्यक्ति केवल प्रेरित होने पर ही प्रशिक्षण लेता है, उससे बेहतर प्रदर्शन करेगा। एक ऐसा शिक्षार्थी जो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अध्ययन करता है, जो व्यक्ति केवल परीक्षा के दौरान ही पढ़ाई करता है, उसकी तुलना में वह अधिक प्रगति करेगा। लेखक चाहता है कि हम यह समझें कि हर परिस्थिति में प्रणालियां लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। 6. परिणामों पर नहीं, प्रक्रियाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें।
लेखक ने फोटोग्राफी कक्षा का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। छात्रों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था। एक समूह को उनके द्वारा ली गई तस्वीरों की संख्या के आधार पर ग्रेड दिया गया। जितनी ज्यादा तस्वीरें होंगी उतना ही बेहतर ग्रेड मिलेगा। दूसरे समूह को केवल एक उत्तम तस्वीर तैयार करने के आधार पर अंक दिए गए। अंततः सबसे उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें मात्रा समूह से प्राप्त हुई। वे पूर्णतावादी समूह नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मात्रा समूह ने अभ्यास की एक प्रणाली विकसित की थी। उन्होंने अधिक प्रयोग किए। उन्होंने जल्दी ही सीख लिया। उनमें स्वाभाविक रूप से सुधार हुआ। परफेक्शन ग्रुप ने परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया, सतर्क हो गया और बहुत कम उत्पादन हुआ। लेखक चाहता है कि हम यह समझें कि निपुणता प्रक्रिया से आती है, पूर्णता नहीं। 7. आप जिस दैनिक मानक को स्वीकार करते हैं वही आपका भविष्य बन जाता है। लेखक बताते हैं कि हर व्यवस्था का निर्माण उन चीजों से होता है जिन्हें आप रोजाना स्वीकार